age, corporate decision makers must prove to be successful and as a challenge to their competitive environments, organizations, and strategies. Winning strategies are based on originality and uniqueness, being unique from competitors in ways that customers value. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ये लोग? उनको सक्सेसफुल होना है, उनको विनिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी है और ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करनी है जिसमें ओरिजिनलिटी हो और यूनिकनेस हो। ठीक है, मतलब दूसरे का कॉपी पेस्ट करना नहीं है, दूसरे का स्ट्रेटेजी यूज नहीं करना है, खुद का निकालना है ओरिजिनल प्रोडक्ट, खुद का यूनिक प्रोडक्ट निकालना है और सक्सेसफुल होना है मार्केट। ठीक, तो ये उन्होंने बैकग्राउंड दिया है। Business analysis is a set of tasks and methods used in order to know the structure, policies, and operations of an organization and to suggest solutions that allow the organization to attain its goals. ठीक है, तो इन्होंने बिजनेस एनालिसिस का यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। क्या होता है, क्या होता है बिजनेस एनालिसिस? सेट ऑफ टास्क्स एंड मेथड्स। ठीक है, कुछ काम होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, उसको बिजनेस एनालिसिस बोलते हैं। क्यों करना है? To know the structure, policies, and operations, to suggest solutions, to attain goals. ठीक है, ताकि हम लोग स्ट्रक्चर समझे, पॉलिसी समझे और ऑपरेशन समझे। ठीक है, तीन चीजें समझना चाहते हैं हम लोग। तीन चीजों का नाम क्या है? SPO, स्ट्रक्चर, पॉलिसीज, ऑपरेशंस। ठीक है, उसको समझ के क्या करना है? कुछ अगर उसमें प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए हमको सोल्यूशन देना है। क्यों करना है ये सब? ताकि हम लोग हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव कर सके। ठीक है, उसके बाद business analysis is a well organized approach for introducing and managing the change in organizations, whether they are for profit, businesses, governments or non-profits. ठीक है, तो ये सब क्यों करना है? ताकि हम लोग जो भी चेंज करना है हमको, ठीक है, अभी 2017 में जीएसटी आ गया, या फिर जो पहले के प्रोडक्ट्स थे अभी वो आउटडेटेड हो गए। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो आउटडेटेड प्रोडक्ट्स है उनको रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर सिस्टम में जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक चेंज है, हमको चेंज करना है। क्या चेंज करना है? हमको स्ट्रक्चर चेंज करना है, पॉलिसीज को चेंज करना है एंड ऑपरेशंस को चेंज करना है। ठीक है, फिर वो भले ही प्रॉफिट मेकिंग हो, बिजनेस हो, गवर्नमेंट हो या नॉन प्रॉफिट हो। ठीक है, हमको चेंज करना है। तो चेंज कैसे करेंगे? तो पहले बिजनेस एनालिसिस करो कि कहाँ कहाँ मेरे बिजनेस में मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चेंज एक फैक्टर है कि हमको बिजनेस एनालिसिस क्यों करना चाहिए। उसके बाद business analysis is used to identify and communicate the need for change and to facilitate that change. ठीक है, तो यहाँ पे चेंज की बात हो रही है वापस। फिर business analysts operate across all levels of an organization and it may concern with everything from defining the strategy to creating the enterprise architecture to taking a leadership role by stating the goals and needs for programs and assignments or supporting continuous development in its technology and processes. क्या बोल रहे हैं ये लोग? हमको एनालिसिस कौन से लेवल्स का करना है? तो ऑल लेवल्स का करना है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, हमको सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, तो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर डिफाइन करना है और जो लीडर है उनको बताना है कि उन्होंने कंटिन्यूस डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि चेंज क्यों कर रहे हैं हम लोग? ताकि हम लोग डेवलप हो सके। हमको चेंज कितनी बार करना है? कंटिन्यूसली चेंज करते रहना है। ठीक है, जब तक हम लोग मार्केट लीडर नहीं बन जाते तब तक हमको चेंजेस करने हैं। ठीक है, उसके बाद बिजनेस एनालिस्ट कैन बी डिफाइंड एज द इन्वेस्टिगेशन। क्या वर्ड यूज किया है आपको यहाँ पे? अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, हम लोग अभी सीआईडी बन जाएंगे। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। किस चीज का इन्वेस्टिगेशन करेंगे? ऑपरेशन। ठीक है, हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ लिया है किन तीन चीजों का ऑपरेशन करना है हमको, सॉरी इन्वेस्टिगेशन करना है। स्ट्रक्चर, पॉलिसीज एंड ऑपरेशंस। ठीक है, एसपीओ याद रखना है आपको। उसके बाद business analysts can make or break an organization. Business analysis is also defined as an investigation into the operations of an enterprise aimed at understanding every aspect
क्या अंडरस्टैंड करना है? एवरी एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्राइजेस फंक्शनिंग इंक्लूडिंग इट्स प्रोसेसेस, पीपल एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो एक मिनट, तो हमने ऊपर पहले 3 पॉइंट्स पढ़े। हमको स्ट्रक्चर, पॉलिसीज एंड ऑपरेशंस का एनालिसिस करना है। ठीक है, और अभी 3 पॉइंट ऐड क्या कर दिए उन्होंने? पीपल का एनालिसिस करना है, फिर प्रोसेसेस का एनालिसिस करना है, और फिर परफॉर्मेंस का भी एनालिसिस करना है। ठीक है, तो पहले ये 3 पॉइंट का एनालिसिस करेंगे, फिर ये 3 पॉइंट का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, चलो। Business analysts must analyze and synthesize information provided by a large number of people who interact with business, such as customers, staff, IT professionals, executives. The business analyst is responsible for eliciting the actual needs of stakeholders, not simply their expressed desires. In many cases, the business analyst will also work to facilitate communication between organizational units. क्या करेगा ये? Facilitate करेगा communication between organizational units. In particular, business analysts often play a vital role in aligning the needs of business units with the capabilities delivered by IT and may serve as a translator between these groups. ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट की बात हो रही है। ठीक है, ये वर्ड देखो, यहाँ पे एनालिस्ट का क्या काम है उसके बारे में बात हो रही है। तो इसका क्या काम है? उसको इंटरेक्ट करना है बिजनेस के साथ। बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करना है मतलब कौन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है? तो कस्टमर से बात करनी है, स्टाफ से बात करनी है, आईटी के जो लोग हैं, आईटी डिपार्टमेंट के जो कंपनी में, उनसे बात करनी है, एग्जीक्यूटिव है उनसे बात करनी है। क्यों बात करनी है उनसे? ताकि वो समझ सके कि मुझे बिजनेस में कोई चेंज करना है कि नहीं। ठीक है, बिजनेस कुछ चाहता है क्या मुझसे कि मैं चेंज करूँ? कोई प्रोसीजर है जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो हम उससे बात करेंगे। ठीक है, इतना ही नहीं हम लोग, ठीक है, ये हो गए पहला पॉइंट, इंटरेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है कि फैसिलिटेट करना है कम्युनिकेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। ठीक, अभी एक यूनिट कुछ चेंज चाहता है लेकिन दूसरा यूनिट समझ नहीं पा रहा है कि चेंज क्यों चाहिए। ठीक है, तो ये कौन बताएगा दूसरे यूनिट को? तो बिजनेस एनालिस्ट बताएगा कि भाई ये यूनिट बहुत तकलीफ में है, ये चाहता है कि ये चेंज करे। तुम्हारी यूनिट को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी अगर उन्होंने इतना चेंज किया, बस इतना इतना प्रोसीजर बदल जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छे से समझाना है, उसका बेनिफिट बताना है, उसका प्रॉब्लम बताना है, उसका सोल्यूशन बताना है। तो ये कौन बताएगा? तो बिजनेस एनालिस्ट का काम है। ठीक है, एंड ही इज ऑल्सो ट्रांसलेटर बिटवीन दोज ग्रुप्स। ठीक है, अभी कभी कभी क्या होता है, आईटी डिपार्टमेंट कुछ तो टेक्निकल बोलता है जो एम्प्लॉयज को समझ में आता है, कभी कभी एम्प्लॉयज को कुछ प्रॉब्लम आता है जो आईटी डिपार्टमेंट को समझता है। ठीक है, तो दोनों दोनों में ब्रिज कौन है? दोनों में सुलह कौन कराएगा? दोनों में अंडरस्टैंडिंग कौन बना के रखेगा? तो वो कौन है? बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, तो वो क्या बन गया है यहाँ पे? ट्रांसलेटर बन गया। ठीक है, दोनों की मेंटेलिटी अलग है, काम अलग है, फंक्शंस अलग है, अकाउंटेबिलिटी अलग है, भाषा अलग है, तो सबको कैसे एक साथ अलाइन करे, स्ट्रीमलाइन करे, तो इसीलिए हम लोग बिजनेस एनालिस्ट को यूज करेंगे। मतलब ही क्या है, उसको हम ट्रांसलेटर बना देंगे। ठीक है, तो बिजनेस एनालिस्ट के 3 काम क्या है? वो सबसे बातें करेगा, 2 यूनिट्स में कम्युनिकेशन करेगा, अगर समझ में नहीं आ रही बातें तो ट्रांसलेट कर दो। ठीक है, तो क्या है 3 पॉइंट? इंटरैक्ट, कम्युनिकेट एंड ट्रांसलेट। ठीक है, इतना डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाने दो। उसके बाद अभी उन्होंने डेफिनेशन दिया है। किसने डेफिनेशन दिया है? ईबा ने। ईबा का मतलब क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एनालिसिस। ठीक है, तुम्हारा सिलेबस का नाम क्या है? बीबीए आईबी। ठीक है, इसीलिए हमको ईबा का यहाँ पे डिफिनेशन दिया है। ठीक है, टीवाई बीबीए के बच्चों को ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे सिलेबस में। तो बिजनेस एनालिसिस क्या है ईबा के हिसाब से? वापस बोला है, सेट ऑफ टास्क एंड टेक्निक्स
used to work as a liaison among stakeholders in order to understand वापस structures, policies, operations, recommend solutions to enable organization to achieve its goals. ठीक है, वापस वही बातें हो रही है, पॉइंट्स वही है. क्या पॉइंट्स है? हम लोग क्यों करेंगे ये सब? 3 चीजें देखने के लिए. कौन सी 3 चीजें? स्ट्रक्चर, पॉलिसीज, ऑपरेशंस. ये सब क्यों देखना है? ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो पता चले, कुछ चेंज करना है वो पता चले, और हम लोग वो चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उसको अचीव कर सके. ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसपीओ का इन्वेस्टिगेशन करना है, एनालिसिस करना है. क्यों करना है? ताकि चेंज पता चले, और चेंज पता चल के हम सॉल्यूशन निकाले और हमारे जो गोल्स है उसको अचीव करें. ठीक है, तो जी का मतलब है गोल्स. ठीक है, तो ये फॉर्मूला को याद रखना है आपको, अगर आपको एग्जाम में पॉइंट्स याद नहीं आ रहे तो इसके. ठीक है, यहाँ पे और वो एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि हमको किस चीज का एनालिसिस करना है. पीपल, प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंस. ठीक है, उसके बाद बिजनेस एनालिस्ट इज द टास्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेंजिंग बिजनेस नीड्स. ये एक ही चीज 50 बार रिपीट की है. कुछ चेंज चाहिए क्या बिजनेस में, देखना है. असेसिंग द बिजनेस इम्पैक्ट. हाँ, अभी ये दूसरा पॉइंट आ गया. वो चेंजेस का इम्पैक्ट क्या है वो समझना है. उसके बाद वो कैप्चर करना है उस डेटा को, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, फिर उसका कम्युनिकेशन करना है, और फिर रिक्वायरमेंट्स का डिलीवरी करना है. ठीक है, क्या बोल रहा है ये डेफिनेशन? इट इज द टास्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेंजिंग बिजनेस नीड्स, assessing the business impact of those changes, capturing, analyzing and documenting requirements, and supporting the communication and delivery of requirements with relevant stakeholders. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? हमको ना सिर्फ चेंज को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, बल्कि वो चेंज का हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है हमको वो भी देखना है. उसके बाद हमको डेटा गैदर करना है कि क्या चेंजेस का क्या इम्पैक्ट होगा मेरे बिजनेस पे. ठीक है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है. उसके बाद वो डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन में अफेक्टेड लोग हैं, जिधर जिधर इम्पैक्ट होने वाला है, उन सबको वो डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं, ताकि उनको पता चले कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है वगैरह, और अगर उनकी कोई रिक्वायरमेंट है तो हम वो चीजें उनको सप्लाई कर देंगे. ठीक है, अभी ये थोड़ा ऊपर से चला गया मालूम है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ. ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं. मैंने जीएसटी का एग्जाम्पल लिया था कुछ टाइम पहले. ठीक है, मेरी 3 बिल्डिंग्स हैं. बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3. ठीक है, मेरी गोल गोल बिल्डिंग्स होती है, इसलिए मैंने सर्कल निकाला है. 1, 2, 3. ठीक है, ये बिल्डिंग में क्या है? फैक्ट्री है मेरी. ठीक है, ये बिल्डिंग में सब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठते हैं, और ये बिल्डिंग में होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोग, सेल्समैन लोग. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोग. ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर जीएसटी आ गया तो कौन से लोगों को बहुत काम बढ़ गया, या वर्कलोड बढ़ गया, या कहाँ पे मुझे चेंजेस करने की बहुत जरूरत है? मैं चेंजेस फैक्ट्री में करूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में करूँ, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस करूँ? बताओ. एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, उसके बाद ठीक है, अभी चेंज तो आ गया है, हमको पता चल गया है कि जीएसटी आ गया है. अभी हम लोग उसका इम्पैक्ट समझेंगे. तो जीएसटी आ गया तो क्या हो गया? जीएसटी क्या बोलता है? जो तुम लोग गुड्स का सप्लाई कर रहे हो, या फिर तुम सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हो, अगर वो हमारी लिस्ट में आ गया, ठीक है, अगर वो हमारी लिस्ट में आ गया कि उस पे जीएसटी लगना चाहिए, तो आपको उस पे जीएसटी कलेक्ट करना है कस्टमर से. ठीक है, जो आपको पेमेंट मिलता है जीएसटी का, कस्टमर से आपको कलेक्ट करना है और उसका गवर्नमेंट का पेमेंट कर देना है. ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जीएसटी का कलेक्शन कौन करेगा? कौन सा डिपार्टमेंट करेगा ये तीनों में से?
वापस एक बार बताता हूँ, जीएसटी क्या बोलता है, अगर आप गुड्स का सप्लाई करते हो या सर्विसेज का सप्लाई करते हो, ठीक है, क्या करते हो, सप्लाई करते हो, ठीक है। तो जब भी आप सप्लाई करते हो, आपका काम है कि आपको कस्टमर से इनडायरेक्ट टैक्स लेना है, ठीक है। मतलब क्या, जीएसटी लेना है और वो लेने के बाद अपने पास नहीं रखना है, वो गवर्नमेंट को पे कर दे, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी एग्जांपल लेते हैं एक और, अगर मैं 100 रुपए की चीज बेच रहा हूं जिसपे मैंने 18 रुपए जीएसटी लगाया है, तो मुझे एक बात बताओ, मैं कस्टमर से कितना पैसा लूंगा? 118 रुपए में लूंगा कस्टमर से, ठीक है। लेकिन ये 100 रुपए की चीज बनाने के लिए मैंने 15 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा था, सही है। इस पे मैंने 5% जीएसटी पे किया था, सॉरी 5 रुपए जीएसटी पे किया था, मतलब मैंने टोटल पैसे दिए कितने, 20 रुपए, ठीक है। तो मुझे अभी गवर्नमेंट को जीएसटी कितना देना है, ये 18 - 5, 13 रुपए का मुझे उनको जीएसटी देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कुछ, कि ऊपर से जा रहा है? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है क्या? वापस एक बार बताता हूँ, नहीं सर। मैंने एक शैम्पू बनाया है, शैम्पू कितने रुपए का है, 100 रुपए का है, ठीक है। तो ये 100 रुपए का शैम्पू जब मैं बेचता हूँ, तब उस पर 18% से जीएसटी लगता है, ठीक है। तो मैं उसको, उसके लिए 118 रुपए का कोटेशन लगा दूंगा मेरे शैम्पू के बॉटल पे, ठीक है। शैम्पू के बॉटल पे ही लगा दूंगा, इंक्लूडिंग जीएसटी प्राइस है 118 रुपए, ठीक है। लेकिन ये शैम्पू का बॉटल बनाने के लिए मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था 15 रुपए, ठीक है। वो 15 रुपए पे मैंने 5 रुपए जीएसटी पे किया था, मतलब टोटल रॉ मटेरियल का कोटेशन कितना था, छपा हुआ प्राइस, वो था 20 रुपए, ठीक है। तो मैंने कस्टमर से 18 रुपए लिए, लेकिन मैंने 5 रुपए ऑलरेडी दे दिए हैं, तो मुझे अभी गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है, तो 13 रुपए देने, 18 रुपए नहीं देने, कितने देने, 13 रुपए देने, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये 118 रुपए जो है, ये कौन से डिपार्टमेंट को पैसे मिलने वाले, ये कौन प्रोडक्ट जाके बेचने वाले कस्टमर को? एसएनडी। एसएनडी, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक सिस्टम लगा दूंगा जिसमें दिखेगा कि मैंने कितना मटेरियल बेचा है या फिर कितने प्रोडक्ट्स बेचे हैं, और उस पे मुझे कितना जीएसटी मिला है कस्टमर से। तो मैं यहाँ पे एक सिस्टम इंस्टॉल कर दूंगा ताकि उसमें सब रिकॉर्ड रहे। उसके बाद मैंने फैक्ट्री में जो यूज किया रॉ मटेरियल वो बनाने के लिए, उसके लिए मैं एक और यहाँ पे सिस्टम इंस्टॉल कर दूंगा, ताकि मुझे मुझे पता चले कि एक प्रोडक्ट के लिए मैंने कितना रॉ मटेरियल यूज किया है, ठीक है। तो उसका भी ट्रैक रखने के लिए मैं फैक्ट्री में भी एक सिस्टम लगा दूंगा, ठीक है। और ये जो रिकंसिलिएशन है कि यहाँ पे कितना मिला और यहाँ पे हमने कितना दिया, उसका रिकंसिलिएशन कौन करेगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बड़ा सिस्टम लगा दूंगा जो ये दोनों काम एक करके मुझे बताएगा कि मुझे कितना जीएसटी पे करना है, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ सुपर सिस्टम। समझ रहे हो क्या क्या चेंजेस करने पड़े मुझे बिजनेस में? जीएसटी आने से पहले कुछ नहीं करना था, लेकिन जैसे ही जीएसटी आ गया मुझे 3-3 सिस्टम लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा खर्चा बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि मुझे इसका फायदा नहीं होगा बाद में, मेरा ट्रैकिंग हो रहा है, मुझे जीएसटी का क्रेडिट मिल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि मुझे ये 5 रुपए वापस नहीं मिलने वाले जो मैंने रॉ मटेरियल पे पे की, ठीक है। मुझे मिल तो रहा है उसका क्रेडिट, ठीक। तो ये अच्छा भी है और उसका नेगेटिव भी इम्पैक्ट है। मुझे क्या करना है, बस चेंज को समझना है, उसका मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो समझना है, उसका भी डेटा कैप्चर करना है। अभी ये जो मैंने यहाँ पे किया ना, ये एग्जाम्पल, ये पूरा का पूरा, ये क्या है, ये डेटा है। मैं ये डेटा का डॉक्यूमेंटेशन करूंगा, ठीक है। ये जो पी वाला पार्ट है, ये मैं फैक्ट्री वालों को भेज दूंगा, क्योंकि उनको ये सेलिंग वाला भेजने की जरूरत नहीं है। अगर फैक्ट्री वालों को पता चला कि वो 15 रुपए का जो रॉ मटेरियल पे काम कर रहे हैं, वो कंपनी 100 रुपए में बेच रही है, तो वो खुद से ही अपना यहाँ पे स्टोर खोल देंगे साइड में, ठीक है। तो मैं उनको सिर्फ ये रॉ मटेरियल वाला जो है, ये डेटा उनको भेज दूंगा। इसके हिसाब से वो अकाउंटिंग करेंगे और फिर मुझे ईयर एंड पे डेटा दे देंगे। कहाँ पे देंगे?
एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग। उसके बाद जो सेल्स वाला डेटा है वो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वालों के पास। उनको भी मैं रॉ मटेरियल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मैं उनको सिर्फ प्राइस बता दूंगा आपको इतने में बेचना है। उसके बाद वो भी सिस्टम में अकाउंटिंग करेंगे और वो अकाउंटिंग का काम वापस सुपर सिस्टम में जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन वालों को। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन वालों को ही मालूम है बस कि क्या प्राइस है, कितने में बेच रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके हिसाब से वो रिकंसिलिएशन बनाएंगे सुपर सिस्टम यूज करके और फिर जीएसटी का पेमेंट कर देंगे। इसके साथ हमारा जीएसटी का जो सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन था वो हो गया। एक बार जीएसटी का पेमेंट हो गया, हमारी बला टल गई। ठीक है, उसके बाद हमने जीएसटी का कंप्लायंस किया कि नहीं, ये किसको बताना है हमको? जो हमारे ऑडिटर हैं, ऑडिटर साहब मतलब सीए साहब, उनको बताना है कि हमने जीएसटी का ठीक से पेमेंट किया है, हमने उसका अकाउंटिंग भी किया है। ठीक है, फिर ये ऑडिटर बोलेगा शेयर होल्डर्स को, आप लोग बिजनेस में बिंदास पैसा इन्वेस्ट करो, आपका पैसा बहुत ही सिक्योर है, आपको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ठीक है, अगर ये काम अच्छे से नहीं हुआ तो ऑडिटर भी रिपोर्ट में लिख देगा कि अपना पैसा निकाल लो, कोई जरूरत नहीं बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने। ठीक है, तो ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? ताकि शेयर होल्डर का पैसा जो है हमने लिया है या हमको मिलने वाला है तो वो मिले, इसीलिए। तो ये सब क्यों किया हमने? चेंज को समझना है, उसका इम्पैक्ट समझना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, डेटा कैप्चर करना है, वो कम्युनिकेट करना है और डिलीवरी करना है। ठीक है, वापस एक बार बोलता हूँ, चेंज को समझना है, बिजनेस इम्पैक्ट को समझना है, उसको कैप्चर करना है, डॉक्यूमेंटेशन करके सही आदमी को सही डेटा देना है, कम्युनिकेशन करना है उनके साथ और फिर उनका रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को उनका डिलीवरी कर देना। ठीक है, बोलो समझ में आया क्या डेफिनेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, इसको रट लेना है पूरी तरह से। बोलो समझ में आया क्या? बोलने रहे आप लोग? ठीक है, ज्यादा बोर कर दिया मैंने, एक ही पॉइंट के लिए इतना एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं था। ठीक है, समझ गया मैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन शॉर्ट, अभी इन शॉर्ट बोल रहे हैं। ठीक है, बिजनेस एनालिसिस इन्वॉल्व्स नोइंग अबाउट हाउ ऑर्गेनाइजेशंस वर्क टू अकम्प्लिश देयर पर्पसेस। ठीक है, नोइंग अबाउट हाउ ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। ठीक है, मैंने आपको ये पूरा डायग्राम क्यों दिखाया है? ताकि आपको पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है। ठीक है, एक चीज के लिए तीन तीन फैक्ट्री के, सॉरी तीन तीन बिल्डिंग का काम बढ़ गया, एक चीज के लिए सिर्फ जीएसटी की वजह से पूरे मुझे तीन तीन बिल्डिंग में सिस्टम लगाने पड़ रहे। ठीक है, उसके बाद defining the capabilities of organization that requires giving the products and services to the external stakeholders. It includes the definition of organizational goals, how those goals connect to specific objectives, determining the course of action that an organization has to undertake to attain those goals and objectives, and defining how the different organizational units and stakeholders within and outside of that organization communicate. Business analysis is carried out to understand the current state of an organization or for the identification of business requirements. In most cases, though, business analysis is performed to define and validate solutions that meet the business requirements, goals और objectives. ठीक है, वही बात वापस बोल रहे हैं वो लोग कि आपको कम्युनिकेट करना है। ठीक है, अभी ये जो एडवांटेजेस का पार्ट है आप खुद से पढ़ लो कि बिजनेस एनालिसिस के एडवांटेजेस क्या है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मैं सीधा प्रोसीजर पे चला जाता हूँ कि प्रोसीजर कैसे करना है बिजनेस का एनालिसिस। ठीक है, एडवांटेजेस आप पढ़ लेना। देखो एडवांटेजेस कैसे दिए इन्होंने, लॉस कम हो जाता है, सॉल्यूशन होता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम के लिए, इफिशियंसी ओवरऑल बढ़ता है, टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस आप पढ़ लेना, मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो मैं अभी सीधा प्रोसीजर पे जाता हूँ, प्रोसीजर फॉर बिजनेस एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, तो उन्होंने 13 पॉइंट दिए हैं कि बिजनेस का एनालिसिस कैसे करते हैं। मैं कंपनी का एनालिसिस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग अभी बिजनेस का एनालिसिस के बारे में बात करें। ठीक है, फटाफट अपना रोल नंबर और नाम चैट बॉक्स में लिख दो, मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, फटाफट लिखो सब लोग।
और नाम के आगे ये भी लिख देना कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया कि जीएसटी का, ऐसा जीएसटी यस लिख दो आपके नाम के आगे, क्योंकि अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया तो ही आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो नाम के आगे लिख दो जीएसटी यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी पहला स्टेप देखते हैं क्या करना है। आइडेंटिफाई ऑल द रिलेवेंट फैक्टर्स दैट माइट अफेक्ट बिजनेस। In this process, one should first know that what the internal areas of the business are. This includes all the systems, internal structure, strategies. ठीक है, तो ये इंटरनल एरियाज की बात हो रही है। क्या क्या है उस आता है उसमें, सिस्टम आता है, इंटरनल स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रेटेजी आता है, ठीक, एंड कल्चर आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ। इंटरनल एरियाज में क्या क्या आता है। हमारे 2 सेशन होने वाले हैं आज। ठीक है, 4 इंटरनल एरियाज है, सिस्टम, internal structure, strategy and culture. उसके बाद a business daily interacts with close environmental components such as customer, competitor, supplier. It might cover all other stakeholders such as trade union, media, pressure group. ठीक है, ये क्या है ये सब? कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, ट्रेड यूनियन, मीडिया, प्रेशर ग्रुप, ये सब हमारा एनवायरमेंट है। क्या है ये? एनवायरमेंट। तो आपको क्या करना है, एनवायरमेंट में ऐसे जो भी फैक्टर्स है जिसका बिजनेस पे इम्पैक्ट होता है, हम लोग उसका एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में कैसे फैक्टर्स है, उनका हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है। ठीक, तो ये हो गया इंटरनल एरियाज, ये सब इंटरनल चीजें हैं, फर्स्ट पॉइंट। और ये सब क्या है? एनवायरमेंटल एरियाज है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है और इनका हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है उसको देखना है। ठीक है, furthermore generally such business environment factors such as political, legal, economic, social, cultural and technological factors are to be identified. ठीक है, इसको एक शॉर्ट फॉर्म होता है, ये जो यहाँ पे लिखा है ये लोगों ने, इसको बोलते हैं, कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिखता हूँ, इसको बोलते हैं पेस्टले एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको? पेस्टले एनालिसिस। ठीक है, कभी सुना है पहले नाम ही पेस्टले एनालिसिस क्या होता है? कहीं पढ़ा है? Yes sir. क्या होता है बताओ जरा, थोड़ा मतलब 1-2 लाइन सर भी बोल वही देता। ना बोलो। सर, ये सब वो मार्केट इफेक्ट होते हैं सर। मतलब ये जो जो इकोनॉमिक सोशो कल्चर ये सब कैसे वो करते हैं फैक्टर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अफेक्ट करते हैं सर। ठीक है, तो ये हमको एनालिसिस करना है ताकि हमको ये भी फैक्टर्स पता चले कि इनका क्या इम्पैक्ट है हमारे बिजनेस के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे बाद में क्या होता है पेस्टले एनालिसिस। तो पॉइंट नंबर 1 में आपको 3 पॉइंट याद रखने, इंटरनल एरियाज 4 हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स 6 है, और उसमें पेस्टले एनालिसिस का भी रेफरेंस देना है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस क्या चाहता है वो भी समझ लो एक बार। ठीक है, बिजनेस एनालिसिस्ट आपको बता देगा विजन क्या है प्रोजेक्ट का आपका। ठीक है, चलो कोई तो एक विजन बता दो अपने बिजनेस का, आप क्या करना चाहते हो बिजनेस में। बोलो बोलो, किसी का अगर घर पे बिजनेस है तो बता दो बिजनेस का उनका विजन क्या है, क्या बनना चाहते हो बिजनेस करके। ठीक है, मैं बोल देता हूँ मेरा विजन क्या है। मैं पुणे का सबसे बड़ा सीए बनना चाहता हूँ, मेरी सबसे बड़ी सीए फर्म होनी चाहिए पुणे में। ठीक है, तो ये मेरा विजन है। तो ये विजन का करना क्या है, मैं ये विजन को ट्रांसलेट करूंगा मेरे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि हाई लेवल बिजनेस नीड्स क्या है। अगर मुझे
सबसे बड़ी सीए फर्म खोलनी है पुणे में, तो मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा? मुझे स्टैट्यूटरी ऑडिट करने पड़ेंगे, इंटरनल ऑडिट करने पड़ेंगे, कंकरेंट ऑडिट करने पड़ेंगे, फिर इनकम टैक्स रिलेटेड मुझे सब मालूम होना चाहिए, फिर जीएसटी के बारे में मुझे सब मालूम होना चाहिए, ठीक है। और मुझे इस पे कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करती रहनी, ठीक है, जिंदगी भर मुझे इस पे पढ़ाई करते रहना है, जब तक मैं सबसे बेस्ट एडवाइजर नहीं बन जाता फर्म लेवल पे या फिर इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरी नीड्स है, मेरे बिजनेस की नीड्स है। अगर मुझे फेमस होना है या फिर सबसे टॉप वाला सीए फर्म बनना है, ठीक है, तो मुझे ये सब चीजों में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपर्ट कैसे बनूंगा मैं ये सबका एक डिपार्टमेंट नहीं तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट बनूंगा, ठीक है। ट्रांसलेट देम इनटू यूजर केसेस, मैं ये 5 केसेस के 5 डिपार्टमेंट बनाऊंगा। देन प्रायोरिटाइज इन ऑर्डर टू डेवलप द प्रोजेक्ट स्कोप, मैं इनका स्कोपिंग करूंगा कि ये ऑडिट करने के लिए मुझे कितना मैन पावर लगेगा, उनका क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उनको एटलीस्ट कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए उससे पहले कि वो लोग ऑडिट कर सके, ठीक है। तो मैं उसका स्कोपिंग करूंगा। तो ये क्या किया मैंने, मेरे बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है उसको आइडेंटिफाई किया। कैसे आइडेंटिफाई किया, मैं विजन की तरफ देखता रहा, ठीक है, जिंदगी भर मैं विजन की तरफ देखूंगा, कुछ भी हो जाए मुझे वो विजन को हासिल करना है, उसके लिए पूरी जान लगा दूंगा, रात काली कर दूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन उसको अचीव कर लूंगा, ठीक है। वो होता है विजन। वो विजन को आपको देखना है और आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है उसको समझना है, ठीक है। भले ही आपके पास वो अभी नहीं हो, फिर भी आपको उसके बारे में सोचना। उसके बाद कलेक्ट करना है, समझ में आ गया, अभी कलेक्ट करना है, ठीक है। अगर पैसे नहीं है तो बाद में कलेक्ट कर लो। अभी डेटा कैसे मिलेगा, यहाँ पे अभी हम लोग डेटा के बारे में बात करें, ठीक है। तो इंटरव्यू ले लो, दूसरे सीएस का इंटरव्यू ले लो, ग्रुप सेशन कंडक्ट कर लो सीएस के साथ, स्टडी करो खुद से, या फिर करंट सिस्टम जो काम कर रहे हो करंटली उस पर कॉन्स्टेंटली फीडबैक लेते रहो, ठीक है। अगर आपका डांस का बिजनेस है या फिर म्यूजिक का बिजनेस है, आप क्या कर सकते हो, दूसरे म्यूजिशियंस के साथ बात कर सकते हो, उनके साथ ग्रुप स्टडी कर सकते हो, उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर उनके सामने गाना गा के आप उनको बोल सकते हो कि मुझे जज करो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो कि आप कैसे, आपका पोजीशन क्या है मार्केट में बिजनेस के हिसाब से, ठीक है। चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यही चैप्टर 8 है।